नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। तो जेई मेंस की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए सीएलसी का एक और प्रयास जिसमें हम लेकर आए हैं लास्ट ईयर 2023 और 2024 के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक सेमीकंडक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है जेई मेंस में। 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं इन क्वेश्चन का। बच्चों, हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट जेनर डायोड के बारे में। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है रिवर्स बायस कंडीशन में और फॉरवर्ड बायस पे सिंपल पीएन जंक्शन की तरह काम करता है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में ही काम लेता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। फॉरवर्ड रिवर्स में तो ये गलत हो गया। फॉरवर्ड में कभी ये रिवर्स वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम नहीं करता। फॉरवर्ड में ओनली फॉरवर्ड, ये तो और गलत हो गया। वोल्टेज रेगुलेटर फॉरवर्ड, ये भी गलत है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक जो जेनर डायोड का फंक्शन होता है कि जेनर डायोड को हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम में लेते हैं जब हमें, जैसे मान लो कोई भी सप्लाई वोल्टेज है, जैसे मान लो ये कोई सोर्स है, इसके साथ हमने कोई लोड कनेक्ट किया है ना। मान लो इस लोड का वोल्टेज जो है वो हमें मैक्स टू मैक्स 5 वोल्ट रखना है। कितना रखना है? 5 वोल्ट। हम चाहते हैं कि इसका वोल्टेज कभी भी 5 वोल्ट से ऊपर ना जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके बगल में एक जेनर डायोड लगा देंगे रिवर्स बायस में, इस तरह से। और इस जेनर डायोड की रेटिंग भी हम क्या रखेंगे? 5 वोल्ट। ठीक है। और यहाँ पे एक प्रिकॉशन के लिए एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब सप्लाई, अब देखो ये सप्लाई वोल्टेज कितना भी वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कम रहे, ताकि इसमें डिवाइड होने के बाद वोल्टेज 5 वोल्ट से कम आ रहा है, तब तो ये डायोड ऑफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लो इन रेजिस्टेंस का रेशियो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 2 और 1 का रेशियो है, सपोज करूं, है ना। और मान लो मैंने यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया 30 वोल्ट, तो 2 और 1 के हिसाब से यहाँ कितना वोल्टेज आना चाहेगा? 20 वोल्ट। यहाँ कितना आना चाहेगा? 10 वोल्ट। लेकिन कंडीशन क्या है? मुझे 5 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज नहीं रखना है। तो मैंने यहाँ पे जेनर डायोड लगा रखा है 5 वोल्ट का। तो ये क्या करेगा? ये एक सेल की तरह काम करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज आया ना, तो ये जेनर डायोड एक सेल की तरह काम करता है और जो लोड है उस पर केवल 5 वोल्ट का ही ड्रॉप आने देगा। जेनर डायोड अब एक बन जाएगा सेल। तो ये बन जाएगा एक 5 वोल्ट का सेल। अब ये 5 वोल्ट का सेल है और इसके बगल में लोड लगा हुआ है। इसका मतलब लोड पे वोल्टेज कितना आएगा? केवल 5 वोल्ट ही आएगा। और यहां आप फिर कितना भी लगा दो, वो सब 30, यहां इसको ग्राउंड माने तो ये 30 वोल्टेज इस पे और ये 5, पूरा का पूरा 25 वोल्ट ये खा रहा है। इसका मतलब जो भी 5 के अलावा एक्स्ट्रा है वो सब इस आर पे खत्म होगा। किसकी वजह से हुआ ऐसा? केवल जेनर डायोड की वजह से। तो समझो कि अगर हमें यहाँ पे लिमिट जो भी, जैसे मैंने 5 वोल्ट माना, 5 वोल्ट की लिमिट रखनी, तो आपको 5 वोल्ट का जेनर डायोड लगाना पड़ेगा। ये इसका एप्लीकेशन होता है एज ए जेनर डायोड, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड इन एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी एज। देखो, अगर हम रेजिस्टेंस में सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से उसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, मतलब इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और होल भी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? कंडक्शन बैंड में। होल किस में होते हैं? वैलेंस बैंड में। दोनों ही बढ़ेंगे, है ना। अब अगर चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है मटेरियल की कंडक्ट करने की एबिलिटी बढ़ेगी। इसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब उसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और Ne इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगला आता है थर्ड। लॉजिक गेट किस तरह से काम करेगा इस सर्किट में? समझो, अगर ये दोनों ऑफ है ना, यहाँ पे दोनों सर्किट दोनों अपन ने ऑफ किए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर A भी 0 और B भी 0 है ना, तो मतलब ये यहाँ पे पूरी लाइन ऑफ रहेगी। तो करंट को केवल बल्ब से पास करना ही पड़ेगा, तो बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब अगर कोई एक को भी मैं ऑन कर दूं, अगर केवल किसी एक को ऑन कर दूं, जैसे एक स्विच ऑन कर दिया मैंने, सपोज ये वाला,
तो भी क्या पूरी लाइन कंप्लीट हुई क्या? नहीं, करंट केवल बल्ब से जाएगा अभी भी, तो बल्ब अभी भी ग्लो करेगा। लेकिन अगर मैं दोनों को ऑन कर दूं, दोनों को ऑन करने के बाद क्या होगा? सारा बल्ब जो है वो बाईपास हो गया, करंट इनके थ्रू चला जाएगा। तो बल्ब में से कुछ करंट गया क्या? नहीं। इसका मतलब बल्ब क्या रहेगा? ऑफ। अब देखो, दोनों 1 होने पे 0 आना किसकी कंडीशन है? नैंड गेट की। ये ट्रुथ टेबल किसकी होती है? नैंड गेट की। तो इसका मतलब ये नैंड गेट का सर्किट है, सेकेंड ऑप्शन। बच्चों आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक डायोड जो है आप यूज करते हो, फोटो डायोड, फॉरवर्ड बायस में लाइट इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। गलत। फोटो डायोड कभी भी फॉरवर्ड बायस में यूज नहीं होता, फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम में लिया जाता है। जैसे कि एक फोटो डायोड है, इसको हम रिवर्स बायस में काम लेते हैं इस तरह से। तो एन टाइप पे हाई वोल्टेज, पी टाइप पे लो वोल्टेज, और यहां से इसमें लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट करवाते हैं। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगी। ओके, तो किस बायस में काम में आता है? रिवर्स बायस में। तो ये चीज इस वजह से असर्शन गलत हो गया। अब देखो, अगर असर्शन गलत हो तो वैसे आप रीजन को बिना पढ़े भी टिक कर सकते हो। असर्शन गलत होने का एक ही ऑप्शन है, थर्ड। मतलब फिर रीजन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम यहां सेव कर सकते हो। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है, कोई भी वी वोल्टेज, देखो एक बार डायोड का ग्राफ देख लेते हैं अपन। डायोड का ग्राफ इस तरह से चलता है और रिवर्स में ऐसे ऐसे करके आता है। अब ये बोल रहे हैं कि वी जेड कौन सा है? वी नोट क्या है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना। तो वी नोट जैसे मान लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहां से ये वी नोट है, मान लो 0.7 वोल्ट, ठीक है। और इधर ये वी जेड जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है, मान लेते हैं 5 वोल्ट। तो ये बोल रहे हैं कि आप वी नोट से ज्यादा वैल्यू का वोल्टेज रखोगे और लेकिन वी जेड से कम रखोगे, तो 0.7 से ज्यादा और 5 से कम। तो मैं मान लेता हूं कि एक्सटर्नल वोल्टेज में लगाता हूं 3 वोल्ट। अब ये बोल रहे हैं कि 3 वोल्ट वोल्टेज आप फॉरवर्ड में लगाओ एक बार और एक बार रिवर्स में लगाओ, तो ज्यादा करंट किस केस में आएगी? ऑब्वियसली बात है, फॉरवर्ड में ज्यादा करंट आएगी, क्योंकि फॉरवर्ड में डायोड का रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये बोल रहे हैं कि फॉर पीएन जंक्शन अप्लाइड वोल्टेज, किसी वी वोल्टेज अप्लाई करने पे फॉरवर्ड बायस की करंट ज्यादा होती है देन रिवर्स बायस। बिल्कुल सही बात है ना। करंट इन फॉरवर्ड बायस इज मोर देन करंट इन रिवर्स बायस। तो यही तो बात है कि अगर मैं 3 वोल्ट लगाता हूं एक बार फॉरवर्ड में तो जो करंट आएगी वो, और 3 वोल्ट रिवर्स लगाने पे जो करंट आएगी वो, तो फॉरवर्ड की करंट ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन आर सही है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक आप यहां से देखो, अपने थ्योरी के पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये जो ग्राफ यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन दी है इससे आपको टॉपिक की थ्योरी भी कवर करनी है। ओके बच्चों, अगला था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि फोटो डायोड को ऑपरेट किया था रिवर्स कंडीशन में फॉर लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट। बिल्कुल सही बात है। रीजन, करंट जो है वो फॉरवर्ड बायस में मोर होता है रिवर्स बायस के मुकाबले। बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन ये इसका रीजन थोड़ा ना है, इसका रीजन ये नहीं है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकेंड आंसर आएगा फिफ्थ का। ओके, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन में तो आपको एक स्टेटमेंट दिया है, व्हेन ए एसआई सैंपल इज डॉप्ड विद बोरोन। बोरोन मतलब कि थर्ड वैलेंसी वाला जो एटम होता है वो, it become p type and when adopted with arsenic it becomes n type such that p type has excess hole, n type has excess electron। देखो ये बोल रहे हैं कि बोरोन से डोपिंग करते हैं। मैं एक बार आपको पूरी फैमिली बताता हूं कौन सी होती है। ये होते हैं थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, और एक होता है फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट। ये जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट हैं है ना, जिनको हम ट्राइवेलेंट एटम बोलते हैं। ट्राइवेलेंट एटम में हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के पास कितने? सिलिकॉन के पास 4 हैं। तो इसका अंदर जब भी आप इस ग्रुप का बोरोन की जब डोपिंग करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम आ रहा है, मतलब 1 होल बनेगा। और जब आप इस आर्सेनिक की डोपिंग करोगे तो 1 होल ज्यादा आ रहा है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में रहेगा। तो बिल्कुल सही लिखा है कि बोरोन की अगर डोपिंग करें तो पी टाइप बनता है, मतलब होल एक्स्ट्रा में रहेगा, और आर्सेनिक की डोपिंग करें तो क्या बनेगा? एन टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में रहेगा। बिल्कुल सही बात है। सेकंड में देखते हैं, जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं एक जंक्शन बनाने के लिए,
करंट ऑटोमेटिकली फ्लो विच कैन बी डिटेक्टेड विद एक्सटर्नली कनेक्टेड एमीटर। नहीं, देखो जब हम ये कहना क्या चाह रहे हैं सेकंड में कि आपने एक पीएन जंक्शन बनाया है ना, तो पीएन जंक्शन बनाते ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और एक बाहर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगी, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ऐसे। तो क्या अपने आप करंट फ्लो होता है क्या डायोड से? हमें एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना पड़ता है, ठीक है। डायोड से जैसे आपने डायोड बनाया और आप बाहर एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो करंट अपने आप फ्लो नहीं होता, आपको उसमें बायसिंग करनी पड़ती है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें से करंट फ्लो होता है। इसलिए ये गलत है। ये तो बोल रहा है कि ऑटोमेटिक करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 सही और स्टेटमेंट 2 गलत, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आ गया। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में आपको ए और बी सर्किट, ए और बी दो इनपुट दिए हैं और आपको इसका आउटपुट बता रहा है किस तरह से आएगा। तो देखो, जब भी कॉमन इनपुट नेंड होता है वो हमेशा नॉट गेट की तरह काम करता है। तो ये तो बन जाएगा ए बार, ये भी कॉमन इनपुट नेंड नॉट गेट की तरह बी बार, और इसमें देखो y क्या आएगा, y आएगा अपने पास ए बार डॉट बी बार मल्टीप्लाई, लेकिन ये नॉट गेट है ना तो वापस ऐसे कर दो, ये बन जाएगा ए यानी कि ए प्लस बी। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक इनपुट भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 आएगा। तो देखो यहां दोनों 0 0 तो आउटपुट 0, 1 0 तो 1 1 1 तो भी 1, 0 1 तो भी 1, 0 0 तो 0, 1 0 तो 1, है ना। इसका मतलब मेरा आउटपुट आएगा 0 1 1 1 0 1। तो हमारा इसमें आएगा 0 1 1 1, देखो ये आ रहा है 0 1 1 1 देन 0 1, इस तरह से। तो फाइनली मेरे पास यहां पर जो आंसर आएगा वो फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से आ रहा है। ओके, तो 7th का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों हम बात करते हैं हमारे अगले 8th क्वेश्चन की। इसमें आपको यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ, लॉजिक सर्किट, इसमें आपको ट्रुथ टेबल पूछा है। तो एक बार यहाँ पे देखो, ये ए को हमने इन्वर्स किया तो क्या बनेगा, ए बार, फिर ये ए इधर आके इधर जुड़ेगा, बी इधर आएगा बी बार, और बी ऊपर चला जाएगा। ये कौन सा गेट है, एंड गेट, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो ए डॉट बी बार, और ये क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ेगा, है ना। तो ये हमारे पास आउटपुट है। अब एक बार हम यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। 0 ए बी और एक्स में सोचो अगर मैं दोनों को 0 लेता हूं तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। लेकिन मैं अगर एक को 0 और एक को 1 लेता हूं तो देखो ए 0 है तो ए का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और उसमें कुछ भी जोड़ो हमेशा 1 ही आता है। अगर मैं 1 0 लेता हूं तो देखो ये 0 बनेगा, ये 0 रहेगा, 0 1 और 1 तो भी 1, और दोनों को 1 लेता हूं तो 0। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। तो ट्रुथ टेबल जो है, इस पता है गेट को क्या बोलते हैं, इस गेट को बोलते हैं एक्स और गेट। ये कौन सा गेट है, एक्स और गेट, जो हमेशा इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि दोनों इनपुट सेम है या डिफरेंट है। सेम इनपुट पे हमेशा आउटपुट 0 आता है और डिफरेंट इनपुट पे हमेशा आउटपुट 1 आता है। ये होती है एक्स और गेट की खास बात। इसी का एक और भाई होता है एक्स नॉर गेट, है ना। तो मैं इधर साइड में लेता हूं, एक्स नॉर गेट पता है क्या करता है, ये इसका उल्टा होता है। उसमें ये तो एक्स नॉर वाला है अपना, है ना, लेकिन एक एक्स नॉर जो होता है ना, उसकी ट्रुथ टेबल में क्या होता है, सेम इनपुट अगर आप रखते हो तो उसमें आउटपुट फिर 1 तब आता है जब सेम इनपुट हो, जबकि इसमें सेम इनपुट पे आउटपुट 0 आता है। तो ये कौन सा गेट हुआ, एक्स और गेट। ओके, तो 8 का आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इन केस ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन, फिर इमिट लाइट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। ये तो सही है क्योंकि आपका जो डायोड होता है ये हमेशा ध्यान रखो फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है।
ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या ये हेवीली डोप्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हेवीली डोपिंग करने की वजह से क्या होता है, पी टाइप में होल ज्यादा होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब दोनों का रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका मतलब ये भी हेवीली डोप्ड होता है। फिर ये बोलते हैं कि लाइट इमिट करता है केवल रिवर्स बायस में। गलत, रिवर्स बायस में तो ये काम करता ही नहीं है। एनर्जी ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड इज इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर यूज। देखो ये बोल रहे कि जो लाइट इमिट होती है उसकी एनर्जी इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो एनर्जी गैप, जितनी जो एनर्जी होती है ना, जब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बाइन होते हैं तो जितनी एनर्जी गैप होता है वो सारा गैप कवर हो जाता है। मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, वैलेंस बैंड में होल बैठा हुआ है, ये दोनों जब आपस में रिकॉम्बाइन करते हैं तो बैंड गैप जितनी एनर्जी ही तो इमिट करेंगे, उससे कम तो कैसे करेंगे बताओ। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है इक्वल टू स्लाइटली लेस और एनर्जी गैप ऑफ द, ये बिल्कुल सही बात है कि इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगी लाइट इमिट की वो बैंड गैप एनर्जी से बराबर या उससे थोड़ी सी कम होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 9th में जो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, सी। मतलब यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसमें है, सी इनकरेक्ट है, बाकी सब यहाँ ठीक स्टेटमेंट है। अगले आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको आउटपुट बताना है वाई। देखो वापस ये गेट कौन सा है, कॉमन इनपुट नैंड गेट। कॉमन इनपुट नैंड गेट हमेशा नॉट गेट की तरह काम करता है, सेम यहां पर भी। फिर यहां पे आपको क्या करना है, एक और नैंड गेट लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई करके उल्टा करो तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी। अब दोनों को जोड़ना है, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये क्या आएगा, इसको जोड़ने पे 0 1 1 1, तो अपना आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन 10वां। बिल्कुल ठीक है बात है यहाँ पे, सिंपल। ये आपका एक और गेट का सर्किट बन गया। आगे बढ़ते हैं हमारे पास बच्चों, हम आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। इसमें आपको एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट के लिए आपसे y की वैल्यू पूछी है। देखो ये कौन सा गेट है बेटा, ये है नॉर गेट। नॉर गेट के दोनों इनपुट कॉमन होने पे वो नॉट गेट की तरह काम करता है, ये भी एक नॉट गेट की तरह काम करेगा। अब इसको वापस नॉर में आपको इनपुट देना है इन दोनों को, तो नॉर क्या करता है, ऐड करके उल्टा करता है। फिर इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे डी मॉर्गन फॉर्मूला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आया अपने पास, ए डॉट बी, यानी कि एंड गेट। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखने, ए प्लस बी बार इज ए बार डॉट बी बार और ए डॉट बी बार इज ए बार प्लस बी बार। ओके, तो ये अपना 11th क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में आपको इसका लॉजिक गेट आउटपुट बताना है। तो देखो ये कौन सा गेट है, ये है नॉर गेट, है ना, तो ए और बी यहां आ जाएगा। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। तो देखो ये क्या करता है, प्लस करके उल्टा करता है, ये मल्टीप्लाई करके उल्टा करता है, और ये क्या करेगा, देखो नॉट गेट लगाए ना, तो ये बेसिकली दोनों मिल करके ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये बेसिकली क्या बचा, अब एंड गेट बचा। एंड गेट का काम क्या होता है, इन दोनों को इनपुट को मल्टीप्लाई करना, तो केवल इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है बस। तो यहां आएगा ए बार डॉट बी बार, यहां आएगा ए बार प्लस बी बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार डॉट ए बार, बी बार डॉट ए बार, फिर ये आएगा ए बार, अच्छा ये तो मल्टीप्लाई में ना, ए बार और बी बार, और ये आएगा बी बार ए बार और बी बार। तो देखो ए बार तो क्या बन जाएगा, ए बार बी बार, और ये बन जाएगा वापस ए बार बी बार। तो फाइनली क्या आएगा मेरे पास, ए बार बी बार, यानी कि ए प्लस बी बार। तो फाइनली ये बनेगा अपने पास नॉर गेट। ओके, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन, तो सिंपल से ध्यान रखना बेटा, ये जो होता है ना ए बार डॉट ए बार, ये सिंपल एक बार इसको लिख दो, बी बार और बी बार मल्टीप्लाई होकर बी बार ही बनाएगा।
ओके, फिर उसका 13 में आपको वापस इस सर्किट का डायग्राम के हिसाब से बताना है कि कौन सा गेट है। देखो दोनों गेट ऑफ रहेंगे ना तो बल्ब जलेगा, दोनों गेट जब ऑफ रहेंगे, दोनों स्विच जब ऑफ रहेंगे तो बल्ब जलेगा, क्योंकि करंट को कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उसको बल्ब में से जाना ही पड़ेगा। अगर कोई एक स्विच भी आपने ऑन कर दिया तो करंट बाईपास हो जाएगा, फिर बल्ब बुझ जाएगा। तो कोई एक भी अगर आप ऑन करोगे या दोनों ऑन करोगे उस केस में बल्ब बुझेगा। कौन सा गेट हुआ बेटा? दोनों जीरो होने पे 1 आना, नॉर गेट है ना। दोनों जीरो होने पे नॉर गेट का ही आउटपुट 1 होता है। 13 का अपना ऑप्शन आ जाएगा यहां पर 4th। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। 14 में आपको असर्शन दिया हुआ है डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन में ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा होता है करंट जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में हो। बिल्कुल, डिफ्यूजन का मतलब होता है पी टाइप से होल का एन टाइप में मोशन, और ड्रिफ्ट करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज का मोशन, है ना। तो जो पी एन जंक्शन होता है बेटा उसमें पी टाइप से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस करते हैं और ये मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी जब क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, और जब माइनॉरिटी क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, है ना। लेकिन मेजॉरिटी का नंबर बहुत ज्यादा होता है ना, तो फॉरवर्ड बायस में हमेशा ध्यान रखो डिफ्यूजन डोमिनेट करता है, इसलिए डिफ्यूजन करंट जो है वो हमेशा ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है असर्शन में। फिर बोला है डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ये गलत है। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन हमेशा है ना पी से एन होती है। जो डिफ्यूजन करंट होती है वो पी टू एन होती है, और जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो होती है एन टू पी। तो फाइनली इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि इसने क्या बोला है डिफ्यूजन करंट जो है वो एन से पी होना चाहिए। ये तो गलत हो गया, डिफ्यूजन करंट हमेशा पी से एन होती है। ओके बेटा, तो आपका यहाँ पे असर्शन ट्रू और रीजन नॉट करेक्ट, 4th ऑप्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर आगे बढ़ते हैं हम 15 पे। 15 में आपको यहाँ पे एक जीनर डायोड दिया हुआ है और पावर रेटिंग 1.6 वाट यूज की गई है। जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 8 है और इसको रेगुलेट करना है फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जो 3 से 10 के बीच में है। तो वैल्यू ऑफ आर ए, यानी कि यहाँ पे जो सीरीज रेजिस्टेंस है सेफ ऑपरेशन के लिए इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको डायोड के लिए 1.6 वोल्ट की पावर लेनी है तो इसका मतलब पावर इसकी रेटिंग ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें जब 10 वोल्ट और इसका जीनर ब्रेकडाउन कितना 8 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी आएगी पावर बाय वोल्टेज करंट, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/5, इसका मतलब 0.2 एम्पियर, ये इसकी करंट आ जाएगी डायोड की। अब डायोड की करंट अगर 0.2 एम्पियर आएगी तो देखो डायोड की करंट हमें पता चल गई। अब इसमें आप ये देखो कि यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम 10 वोल्ट लगा देते हैं, इस पॉइंट को ग्राउंड मान लो, तो ये तो 8 वोल्ट का, तो यहाँ 8 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना आ रहा है, और जो करंट यहाँ जाएगी वो सारी की सारी इसमें से जानी पड़ेगी, इधर तो रास्ता खुला हुआ है। इसका मतलब करंट जो आएगी आई आर इज सिंपल एज आई डायोड, इसमें करंट कितनी आएगी 10 - 8 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और डायोड की करंट कितनी 0.2, इसका अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 2/0.2 यानी कि 10 ओम। तो ये सिंपल आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है ना। फिर आता है 16 में आपको फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25, तो आपको सर्किट में कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। देखो फॉरवर्ड डायोड केवल ये दो हैं, तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे, ये ऑफ हो जाएगा। कितना रेजिस्टेंस दिया है 25, तो इसका भी 25 जोड़ दो, इसका भी 25 जोड़ दो, टोटल कितना हो गया 250, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा समझना 250, और एक ये है 25, 250, तो नेट रेजिस्टेंस पता है कितना आएगा, ये आएगा 125 और 125 और 25 150। फिर करंट कितनी आएगी, करंट आ जाएगी 5/150, है ना, तो ये आएगी आपके पास 1/30 एम्पियर। अब 1/30 एम्पियर जो है इसके दो हिस्से होंगे यहाँ पे, तो यहाँ से करंट जो जाएगी वो दो हिस्सों में बटेगी ना,
तो देखो I1 तो कितनी आएगी 1/30, उसमें से एक हिस्सा 1/60 इधर चला जाएगा, फिर एक हिस्सा 1/60 इधर चला जाएगा, इधर कुछ भी नहीं जाएगा, इधर 0। तो इसका मतलब I1 कितना है, I1 तो है अपने पास, I1 जो है उससे आधा कौन है I2, और उससे आधा एक और कौन है I4। तो I2 I4 तो इक्वल है ना, लेकिन I1 I2 का रेशियो लें तो I1 डबल है, I2 आधा है, सही बात है। I1 I2 का रेशियो यहाँ पे चेक करना है तो ये तो सही दिया हुआ है, I2 I3 तो 0 है और यहाँ भी I3 0 है, तो आपका एक ही रेशियो सही है, सेकेंड है ना, यानी कि I1/I2 बराबर 2। तो ये आपका 16 का आंसर हो जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इसमें वापस आपको आउटपुट बताना है। तो देखो ये कौन सा गेट दिया है, नॉर गेट, जिसके दोनों इनपुट कॉमन है। ये भी नॉर गेट, ये नॉर गेट नहीं है, इसमें खाली दो इनपुट दिए हुए, तो ये सिंपल बी आएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ए बार डॉट बी है ना, और उसको मल्टीप्लाई करें तो ए बार बार प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, ए बार हट जाएगा ना, तो ए ये आएगा आपके पास ए प्लस बी बार। अब ए प्लस बी बार के हिसाब से आप इसका अगर इनपुट देखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है, 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0। अब देखो जब ये दोनों 0 होंगे तो आंसर आएगा 1, जब a 0 और b 1 है तो भी आंसर आएगा 0, जब दोनों 1 1 है तो भी आंसर आएगा, मतलब a 1 होने पे तो आंसर 1 आना ही है। तो जब जब a 1 है तब आंसर 1 आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों 0 हो तो भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि b 0 है तो उल्टा होके 1 आ जाएगा। तो मेरे पास एक बार 0 आएगा, बाकी हर बार इसमें मेरे पास आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन इसका, है ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जल्दबाजी में यहाँ गलती मत कर देना। यहाँ बिंदी लगी हुई, इसका मतलब ये कौन सा है, कॉमन इनपुट नॉर गेट, और ये सिंपल कौन सा है, कॉमन इनपुट और गेट, है ना। और गेट के दोनों इनपुट कॉमन हो तो सिंपल बी आउटपुट आता है, क्योंकि बी प्लस बी बराबर बी, है ना। और यहाँ ए प्लस ए बार, तो ए बार आएगा, ठीक है। बच्चों हम आते हैं हमारे 18 क्वेश्चन पे। इसमें आपको नेंड गेट दिया हुआ है और इसका आपको आउटपुट बताना है। तो देखो पहले तो दोनों 1 है, फिर दोनों 0 हैं, इस तरह से इसमें इनपुट वेरिएशन चल रहा है, ठीक है। नेंड गेट की हम टेबल बनाए तो जब दोनों 1 होते हैं तब आउटपुट क्या आना चाहिए, जब दोनों 1 होते हैं तब आउटपुट 0 आना चाहिए, है ना। मतलब जो दोनों 1 होते हैं तभी 0 आता है, बाकी हर केस में नेंड गेट का आउटपुट क्या आता है, 1, ठीक है। तो दोनों 1 खाली इस बार यहां 0, बाकी सब जगह 1, है ना। यही तो होगा नेंड गेट का आउटपुट। तो अपना आउटपुट क्या बनना चाहिए इसमें, नेंड गेट के हिसाब से पहले तो बनेगा 1 1 1, है ना, फिर उसके बाद बनेगा शुरुआत में 0, फिर 3 बार लगातार 1, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 0, फिर 1 1। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 18 का। इसमें कोई कंफ्यूजन, तो 18 का फोर्थ ऑप्शन यहां करेक्ट है, ओके। क्योंकि जब नेंड गेट में दोनों इनपुट 0 होते हैं तभी, जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तभी आउटपुट 0 आता है, बाकी हर केस में आउटपुट 1 चलता है। तो 2 ही बार दोनों इनपुट 1 हो रहे हैं, इस वजह से 2 बार 0 आएगा, जो कि यहां दिख रहा है, बाकी हर बार 1 रहेगा, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन, तो 18 का हो गया फोर्थ। 19 में हम आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ फोटोडायोड स्टार्ट्स चेंजिंग ओनली इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन 600 नैनोमीटर। तो बैंड गैप कितना होगा, देखो बैंड गैप सिंपल एनर्जी आपको लिखना है तो इजी कितना होता है, 12400 डिवाइड बाई नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 124 डिवाइड बाई 66, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, और आपको यहाँ पे बैंड गैप जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको वोल्टेज बताना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपना आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर यहाँ पे x/8 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा 62, इधर 33, ठीक है। अब इसको लगभग 4 टाइम्स हम कैंसिल करें तो
ये 8 बार कैंसिल हो सकता है, ये 15 बार कैंसिल हो सकता है। इसका तो 15/8 की फॉर्म में आपका आंसर बनना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या जाएगी इस केस में 15, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें फोर्थ, है ना। ये अप्रोक्स कैलकुलेशन से आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस वैसे भी काफी दूर दूर दिए हुए। ओके, फिर आपका आता है 20 क्वेश्चन। 20 में आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि रेजिस्टेंस नेट कितना होगा। देखो ये है हाई वोल्टेज और ये है लो वोल्टेज, इस वजह से ये डायोड तो ऑन हो जाएगा और ये डायोड ऑफ हो जाएगा। तो केवल 15 और 10 पैरेलल में है बस, तो इनका इफेक्टिव कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, 150/25 6 ओम। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन में बेटा आपको यहाँ पर एक सर्किट दिया है जेनर डायोड का, और इस सर्किट के हिसाब से आपको बताना है कि करंट जेनर डायोड में क्या होगी। तो देखो यहाँ पर जेनर वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, तो इस पे भी कितना आएगा 3 वोल्ट आएगा, है ना। इसको हम ग्राउंड माने तो यहाँ भी 3 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, यहाँ 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसमें जो करंट आएगी I, उसका एक हिस्सा लोड में चला जाएगा और बाकी दूसरा हिस्सा जेनर में चला जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं I बराबर IZ प्लस IL, है ना। अब इसमें आपको IZ पूछा है, तो सबसे पहले अपन I निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 - 3/1 किलो ओम, ये कितना हो जाएगा 3/2 किलो ओम। तो यहां पे आपका आंसर बनेगा 7 मिली एम्पियर, IZ प्लस 1.5 मिली एम्पियर। तो IZ आ जाएगा आपके पास 7 और 1.5, ये हो जाएगा 5.5 मिली एम्पियर, आपका फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल जेनर डायोड का ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है ना, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, है ना। और ये तरीका भी होता है I बराबर IZ प्लस IL, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर आगे बढ़ते हैं 22 में आपको यहाँ पर वापस एक सर्किट बनाना है, ट्रुथ टेबल बनानी है। देखो ये कौन सा है, A और B दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ A बार मल्टीप्लाई होगा B से और केवल उसको ऐड करना है, A प्लस B A बार डॉट B। B कॉमन लेंगे तो क्या आएगा A बार प्लस A, और A बार प्लस A हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो B इंटू 1, यानी कि अल्टीमेटली B फॉलो होगा। तो आपको किसका फॉलो करना आउटपुट में, आपका आउटपुट में फॉलो करना है सिर्फ B को। तो B जब 0 हो तब आउटपुट 0, जब B 1 हो तब आउटपुट 1। तो ऐसा कौन से में दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे 23 पे। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो 10 वोल्ट इसमें यूज किया है, तो आपको बताना है करंट थ्रू जेनर डायोड। देखो 10 वोल्ट यहाँ पे है ना, तो इस पे भी 10 वोल्ट का ही ड्रॉप आएगा पूरे पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये भी 10 वोल्ट, यहाँ आएगा 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें भी 10, तो यहाँ से जो करंट आएगी उसके वापस 2 हिस्से करेंगे, तो वही अपने पास I बराबर IZ प्लस I लोड, ये कितना आएगा 20 - 10 डिवाइड बाई 200। IZ ये इधर कितना आ जाएगा 10/500, तो ये आएगा 10/200 माइनस 10/500 IZ की वैल्यू। तो इसको अगर अपन कन्वर्ट करें, ये कितना आ जाएगा अपने पास, एक बार मिली एम्पेयर में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आएगा 5/100 माइनस 2/100, ठीक है। ये हो जाएगा IZ की वैल्यू, मतलब कि 50 मिली एम्पियर माइनस 20 मिली एम्पियर बराबर IZ। तो IZ कितना हो जाएगा आपके पास 30 मिली एम्पियर। तो 30 मिली एम्पियर आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, 23 का थर्ड ऑप्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट 24 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें वापस आपको एक लॉजिक गेट दिया हो बेटा, और A और B देखो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये कौन सा गेट है, एंड गेट। इन दोनों को उल्टा करना है, नोट गेट लगा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो A। अब ये क्या करेगा, इसको जोड़ के फिर उल्टा करना है ना। तो इन दोनों को अपन को जोड़ना है और फिर इनको उल्टा करना है। तो एक बार इसको अपन वापस देखें, है ना। तो देखो यहां पर
ये आएगा अपने पास ए बार डॉट बी बार। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये ई की वैल्यू है ना, तो ई की वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे अब आप इसके लिए ट्रुथ टेबल जो है वो सर्किट में एक्स और वाई बताने हैं। तो देखो जब दोनों जीरो हो, अपन पहले जीरो और वन पे चेक करना है। तो देखो ए जब जीरो हो तो जीरो बी वन है, फिर जीरो का उल्टा वन और वन का उल्टा जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। एक बार इसके लिए चेक कर लेते हैं, 1 0 0 1 तो भी जीरो, तो एक्स और वाई दोनों 0 0 आएंगे इस केस में। तो ये दोनों सेगमेंट हमने चेक कर लिए एक्स और वाई के लिए। तो 24 का आंसर क्या आएगा बेटा, फोर्थ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 25 पे आते हैं। 25 में आपको यहां पर IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपको यहाँ दिखाई गई है। तो ये डिवाइस कौन सी है, देखो सिंपल सी बात है, इस डिवाइस को अपन ने काम में लिया है कौन से केस में, रिवर्स बायस में, जिसमें आपको करंट दिया हुआ माइक्रो एम्पियर की रेंज में, या करंट दिया हुआ माइक्रो एम्पियर की रेंज में, है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा है, जीनर डायोड, जो कि हम यूज कर रहे हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें कोई कंफ्यूजन है ना, तो ये क्या है, जेनर डायोड, जिसको हम वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे हम काम में ले रहे हैं। ओके, तो ये करंट इन माइक्रो एम्पियर। बच्चों अगले क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि सर्किट में कौन सा सुटेबल कनेक्शन है जो कि बल्ब को ग्लो करवा देगा। तो एक बार हम बल्ब के दोनों सिरों पे जो सिग्नल आ रहा है वो लगाते हैं। यहाँ डी उल्टा होके डी बार बन जाएगा, क्योंकि कॉमन इनपुट नॉर गेट हमेशा नॉट गेट की तरह काम करता है, उसी वजह से यहाँ भी ये ए बार बन जाएगा। यहाँ क्या आएगा, बी और सी दोनों मल्टीप्लाई होकर उल्टे होंगे, ये क्या करेगा, ए बार प्लस बी डॉट सी, और इसको उल्टा करेगा। तो फाइनली इसके लिए तो क्या बन जाएगा अपने पास, ए बार बार, तो ये आएगा ए डॉट बी डॉट सी। तो बल्ब के दोनों सिरे हैं, जो यहाँ बल्ब लगा ना, उसमें पता आपके पास क्या बन रहा है, इधर तो बन रहा है ए बी सी, इधर बन रहा है डी बार। अब बल्ब अगर ग्लो करवाना है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। इसका मतलब इसका अगर कोई एक टर्मिनल जीरो पे आए तो दूसरा वन पे होना चाहिए, ताकि करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो होगा ना। तो एक बार चेक करते, देखो फर्स्ट में अगर ए जीरो कर दें, ए जीरो होती तो ये पूरा जीरो हो गया। डी वन करेंगे तो यहाँ डी वन करेंगे, उसका उल्टा करें तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, नहीं फिर तो कनेक्शन नहीं बनेगा ना। फिर आगे बढ़ते सेकंड चेक करते हैं। सेकंड के हिसाब से देखें तो ये ए बी सी क्या आएगा इस केस में, इस केस में एबीसी आएगा आपके पास जीरो, और इसके लिए डी कितना आ जाएगा, डी बार आ जाएगा वन। देखो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एबीसी जीरो आ गया और ये वन आ गया, तो इसका मतलब मुझे इसको जीरो और इसको वन लाना था, तो ये आ गया। तो मेरा सेकंड ऑप्शन सही है ना। बच्चों 27 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको यहाँ पे एक सर्किट में ए दिया हुआ है, तो ये ए, बी उल्टा हो क्या आएगा, बी बार, ए बार और इधर बी। ये क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या करेगा, ऐड करेगा। अब देखो यहां पर ये किसका है, ये है एक्सओर। एक्सओर क्या करता है, जब सेम इनपुट होता है आउटपुट जीरो देता है। सेम इनपुट पे आउटपुट जीरो आना चाहिए, गलत। सेम ये गलत है, मतलब ये तो सही है, तो इसका मतलब ये टेबल गलत हो जाएगी। सेम इनपुट पे आउटपुट जीरो आना चाहिए, सेम इनपुट पे आउटपुट जीरो आना चाहिए, आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सेम इनपुट हो तो आउटपुट जीरो, डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट वन। ये कौन सा गेट है, एक्स और गेट, है ना। फिर अगला आता है 28, कौन सा रिवर्स बायस में है। देखो रिवर्स बायस में पी टाइप पे हमेशा हाई वोल्टेज होना चाहिए। यहाँ जीरो है और यहाँ -5 है, सही है, ये फॉरवर्ड में है। यहाँ 2 है और यहाँ -10 है, ये भी फॉरवर्ड में है। यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, ये भी फॉरवर्ड में है। यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रिवर्स, क्योंकि डायोड का ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है P और ये होता है N। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब P टाइप पे वोल्टेज ज्यादा होता है N से, और रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है कि P टाइप का वोल्टेज कम होना चाहिए N से। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, फोर्थ, 28 के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन। फिर आगे बढ़ते हैं हम बच्चों 29 की बात करते हैं। इसमें आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। तो देखो A यहाँ आया, B यहाँ आया, ये केवल मल्टीप्लाई करने का काम कर रहा है। ये क्या करेगा, उल्टा करेगा, नॉट गेट है इसलिए। ये फिर इसको ऐड करेगा, ये कौन सा गेट है बेटा, ये है और गेट, तो ऐड करने का काम करता है। अब देखो ट्रुथ टेबल बनाएंगे अपन, A, B और Y। देखो A जब 0 है तो 0 का उल्टा 1 होता है, तो जब A 0 हो तो B चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, A 0 पे तो आउटपुट 1 आना है। अब A और B दोनों 1 हो जाए तो भी 1 आ जाएगा,
लेकिन A1 और B0 हो तो आउटपुट 0 रहेगा। तो देखो A1 और B0 पे ही आउटपुट 0 आना चाहिए, A1 और B0 पे ही आउटपुट 0 आए, थर्ड ऑप्शन इसका आ जाएगा 29 का। इसमें कोई कंफ्यूजन? फिर आगे बढ़ते हैं हमारे 30 पे। डायोड आपको यहां पे दिया है, डायनेमिक रेजिस्टेंस डायोड का जो है वो पता करना हो तो कौन सा हम सर्किट काम में लेते हैं। देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस जब पता करना हो तो आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखोगे। डायोड फॉरवर्ड बायस में कौन से केस में दिया हुआ है? आपको केवल एक ही केस दिया है जहां डायोड फॉरवर्ड बायस में है, वो है आपका सेकेंड सर्किट। तो 30 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, तो कंडीशन क्या है? डायोड फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। ओके, तो पी टाइप पे हाई वोल्टेज होना चाहिए और एन टाइप पे लो वोल्टेज होना चाहिए। यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 0 वोल्ट आ रहा है ना? तो ये डायोड कौन सी कंडीशन में हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। 31 में आपको लॉजिक गेट जो है इस सर्किट में कौन सा है बताना है। तो देखो ए बार, ये बी बार, ये क्या करेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उल्टा करेगा, तो ये बन जाएगा डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से a प्लस बी, तो ये बन जाएगा और गेट 31 का। इसमें कोई कंफ्यूजन? फिर अगला आता है 32 में आपको बताना है कि जीरो आउटपुट किस केस में आएगा, है ना? तो देखो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ आएगा b.1, तो ये क्या करेगा? a प्लस बी और ये अल्टीमेटली b बनेगा ना, प्लस बी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी। अब ये जीरो कब आएगा? जीरो तब आएगा जब दोनों ही जीरो हों, क्योंकि तो और गेट बन गया, है ना? तो 32 का आंसर क्या आएगा अपने पास? फोर्थ ऑप्शन। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन? कि जब दोनों जीरो हो तो ही आपके पास यहां जीरो बनेगा। ओके, फिर आते हैं हमारे 33 पे। 33 में आपको यहां पे वापस एक सर्किट दिया हुआ है, तो देखो ये आएगा a बार प्लस बी, सॉरी इसमें आ जाएगा अपने पास, ये तो है a, ये है b बार, यहां आएगा b, यहां आएगा a बार। ये क्या करेगा? इन दोनों को जोड़ेगा और ये क्या करेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एंड गेट है। फिर वापस हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी बार डॉट बी डॉट ए बार। एक बार इनको वापस मल्टीप्लाई करें अपन अलग अलग, तो ए बी ए बार, फिर बी बी बार ए, तो ए बार मिलके क्या हो जाएगा? 0, बी बी बार मिलके क्या हो जाएगा? 0। तो हर केस में इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा 33 में, तो 33 का 0 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 34 में। आपको बताना है कि वोल्टेज कितना आएगा इसमें। तो देखो सिलिकॉन डायोड का ड्रॉप कितना होता है? 0.7, इसका कितना होता है? 0.3, टोटल 1 वोल्ट तो ये खा जाएंगे। फॉरवर्ड ड्रॉप सिलिकॉन का 0.7 होता है, जर्मेनियम का 0.3 होता है। फिर 15 में से 1 वोल्ट ही खा गए, तो यहाँ 14 वोल्ट बचेगा, वो इनमें डिवाइड करना है। इनका रेशियो क्या है? 3:5 का रेशियो है ना? तो 3:5 के रेशियो में आपको 14 वोल्ट डिवाइड करना है। ओके बेटा, तो 1.5 और 2.5 में हम यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाला, इस पे कितना ड्रॉप आएगा? 2.5 अपॉन 2.5 प्लस 1.5 इंटू 14, तो ये रहेगा 2.5 अपॉन 4 इंटू 14। ओके, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5/8 इंटू 14, यानी कि 17/8। तो ये अप्रोक्स आपका आंसर बनेगा 8.75। ओके, तो ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? 0.7, जर्मेनियम का कितना होता है? 0.3। ओके, उसके बाद फिर आपको बाकी बचा हुआ ड्रॉप इन पे करना है। 35 में देखो वापस आपको सर्किट दिया हुआ है सिंपल, ये ए बी बार, ए बी बार, है ना? सॉरी, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ ए बार आ जाएगा। तो वापस को क्या करना, अपन को जोड़ना है यहाँ, फिर इसको वापस क्या करना है? ए प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी, फिर ये से, यही करना है ना हमें। अब इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनानी है, तो देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपन को। तो पहले अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, डॉट
फिर हमारे पास क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार बार, यह आएगा ए बार बार डॉट बी बार। तो ये क्या बन जाएगा, ए बार डॉट बी, और ये आ जाएगा हमारे पास ए बार डॉट बी बार। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 0। मतलब ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो देखो मतलब ए और डॉट ए बार हम लिखेंगे और इसको अलग लिख के लिख दो बी डॉट बी बार, तो फाइनली यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो चाहे इनपुट कुछ भी, आउटपुट हमेशा 0 ही आना है। मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 35 में। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे 36। कौन सा लॉजिक जो है वो सर्किट में सही बैठता है। तो देखो ये क्या है, ए बार, ये क्या है, बी बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार का बार, यानी कि ए प्लस बी। तो ये कौन सा गेट हो गया, और गेट 36। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 37 में आपको यहाँ पे एक लाइट इमिटिंग डायोड दिया गया है जिसके लिए बैंड गैप एनर्जी दिया हुआ है 1.42। तो कितना वेवलेंथ इमिट होगी। सिंपल वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 12,400 डिवाइड बाय एनर्जी। तो 1.42 है ना। तो यहां से वेवलेंथ जो आएगी एंगस्ट्रॉम में आएगी बेटा, है ना। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1.42 नैनोमीटर। ठीक है, तो अप्रोक्स कितना बनेगा आपके पास आंसर, ये 875 अप्रोक्स कैलकुलेशन पे थर्ड आंसर बन जाएगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में एक्सेप्टर लेवल जो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे दिया हुआ है। मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए ताकि हम होल प्रोड्यूस करवा सकें। तो देखो 1245 वेवलेंथ, इसमें एनर्जी को डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 6। अब देखो सिंपल सा कट करो 207, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 207 नैनोमीटर। ओके, फिर अगला आता है हमारे पास सेक्शन इंटीजर चॉइस। इंटीजर चॉइस में आपको इंटीजर यहां भरना है। तो यहाँ पे आपको एक फोटो डायोड दिया हुआ है। तो 20 वोल्ट का एक सोर्स है, 1.8 वोल्ट ये कंज्यूम करता है, ठीक है, और 3.2 वोल्ट का जेनर डायोड से जोड़ना है। तो जेनर डायोड से जोड़ना है, इसका मतलब यहाँ पे तार पीआर की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पी क्यू तक की लेंथ कितनी होनी चाहिए। देखो टोटल 1.8 और 3.2 कितना हो गया बेटा, ये वोल्टेज मिला के 5 वोल्ट हो गया। 5 वोल्ट अगर ये है और यहाँ पे पी से आर तक की लेंथ आपको कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर पे 20 वोल्ट खत्म होगा। तो 5 वोल्ट के लिए 5 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ आनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज डिवीजन कैसे होता है और आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो ये यहाँ पे इंटीजर क्वेश्चन, और इसके साथ बेटा हमारा सेमीकंडक्टर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। काफी वेटेज है इसका जेईई मेंस और में भी, और साथ के साथ नीट वाले पार्ट में भी इसका काफी वेटेज होता है। तो जेईई मेंस में आपने देखा लॉजिक गेट से काफी क्वेश्चन आते हैं, डायोड के सर्किट से काफी क्वेश्चन आते हैं, जीनर डायोड, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनको थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग करें। न्यूमेरिकल लेवल पे जो यहाँ आपने क्वेश्चन देखे वही लेवल के क्वेश्चन इस बार भी जेईई मेंस में आएंगे। तो आई होप आपको काफी फायदा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।